दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा, जिसने अपनी जिंदगी में वो हर एक चीज हासिल की जो उसने चाही, पर उसकी जिंदगी में उसने कभी दो पल सुकून के नहीं देखे। इसीलिए ईश्वर ने उसे एक और मौका दिया और दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट किया, जहां मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या दुनिया का सबसे खतरनाक राजा अपनी नई जिंदगी में सुकून के दो पल हासिल कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी में से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था, और हम देखते हैं कि ये आदमी उसके सामने मौजूद एक लड़की को खत्म कर देता है और फिर ये उस दुनिया का राजा बन जाता है। और जो भी इसके सामने आकर इससे लड़ने की हिमाकत करता है, ये राजा उस शख्स को सिर्फ हराता नहीं बल्कि खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइटिंग प्लेन से इस दुनिया के शहरों पर बम गिराए जाते हैं। ये नजारा देखने पर बिल्कुल किसी कयामत की तरह लग रहा था, और ये सब तबाही यही राजा करवा रहा है। लोग दर्द के मारे तड़प तड़प कर चिल्ला रहे हैं, पर इसे किसी की चीख सुनाई नहीं देती। ये इंसानियत का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा है। पर एक दिन ये राजा अपने मुकुट को देखता हुआ कहता है, हाँ, अब मैं एक राजा बन चुका हूँ। पर इसके अगले ही पल में वो खुद को डूबता हुआ पाता है, और यहाँ एक आवाज उससे कहती है कि अपनी अगली जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। और फिर जब इसकी आंखें खुलती हैं, ये अपने सामने एक आदमी और औरत को पाता है। ये दोनों इसे देख बहुत खुश हो रहे थे। इससे पहले कि इसे कुछ समझ आता, यह आदमी कहता है, आर्थर, देखो ये मैं हूँ, तुम्हारा पापा, और मेरा नाम रे है। तभी ये मोहतरमा कहती हैं, और मैं हूँ तुम्हारी माँ, एलिस। और ये सब बातें सुन अब आर्थर को समझ आता है कि उसका फिर से जन्म हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर की माँ उसे दूध पिला चुकी हैं और उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है। पर दोस्तों, अब वो महान राजा जो अनगिनत युद्ध जीता है, अब उसका अपने इस नन्हे से शरीर पर काबू नहीं है। पॉटी करने के बाद उसकी माँ ही उसे साफ करती हैं, और इसीलिए आर्थर को यहाँ खुद पर बहुत शर्म आती है। फिर अगले सीन में आर्थर के पिता रे यहाँ मैजिक का यूज करके दिखाते हैं, और एक ही मुक्के में एक बड़े से पत्थर को तोड़ देते हैं। पर इससे पहले कि वो अपनी ताकत की नुमाइश करते, एक पत्थर उनके सिर पर आकर गिरता है। सो अब आर्थर की माँ अपने पति को हील करती हैं, और आर्थर ये सब देख रहा था क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर इसके बाद आर्थर के पिता एक बड़े से बीस्ट को एक ही मुक्के में हरा देते हैं। शायद वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ किसी मिशन पर आए थे। दूसरी ओर घर पर आर्थर की माँ अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, और थोड़ी ही देर में वो घर आ जाते हैं। पर आर्थर यहाँ देखता है कि उसके पिता अपने हाथ में वेपन टाइप ग्लव्स पहने हुए हैं जो काफी नुकीले थे। इसीलिए आर्थर फैसला करता है कि वो भी जल्द से जल्द अपने लिए ताकत पाएगा। पर तभी उसकी माँ कहती है, चलो तुम पापा से मिल लिए, अब सोने का वक्त है। आर्थर यहाँ अपने माँ बाप को देख सोचता है, मैं इतना छोटा हूँ कि कुछ नहीं कर सकता, पर ये जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद वो सो जाता है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में जब भी वो सोने की कोशिश करता, कोई ना कोई उसे मारने के लिए आता। आर्थर हर बार अपने दुश्मनों को खत्म कर देता, पर वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। अब ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। आर्थर के माता पिता आर्थर को रेंगते हुए देख रहे थे, और अब पहली बार आर्थर अपना चेहरा शीशे में देखता है। फिर इसके बाद आर्थर की माँ उसे प्यार से किस करके सुला देती हैं। पर अपनी माँ के जाते ही आर्थर आंखें खोल लेता है और अपने झूले से नीचे उतर अपनी माँ से छुपता हुआ दरवाजे की ओर जाने लगता है। दोस्तों, इस कमरे में थी बहुत सारी किताबें। जिसके बाद आर्थर एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। और किताब पढ़ के आर्थर को पता चलता है कि वो डाइकाथन नाम के कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है, जहाँ 3 किंगडम है। पहला है डार्क किंगडम, और इस राज्य में ड्वार्फ्स रहते हैं। दूसरा है एलेनोयर किंगडम, जहाँ घने जंगलों में एल्फ्स रहते हैं। और आखिरी है द साउथर्न किंगडम, जहाँ आर्थर रहता है, और यहीं इंसान रहते हैं। और यहाँ का भी एक राजा है। आर्थर को जानने को मिलता है कि इस दुनिया में राजगद्दी को इनहेरिट किया जाता है, ना कि उस पर कब्जा किया जाता है, जैसा उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। जिसके बाद आर्थर एक और किताब निकालता है, और उसे पता चलता है कि उसकी दुनिया की तरह ये दुनिया ज्यादा डेवलप नहीं है, पर इस दुनिया में मैजिक है। इस दुनिया में एक पावर का सोर्स एग्जिस्ट करता है जिसे माना कहते हैं, लेकिन मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ 100 लोगों में से एक शख्स ही कर पाता है। और इस दुनिया में माना 2 प्रकार से यूज होता है।
ऑगमेंटिंग एंड कंज्यूरिंग। ऑगमेंटिंग का यूज करने वाले अपनी बॉडी को माना से इनहेंस कर लेते हैं, जिससे उनकी फिजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जो कंज्यूरर्स होते हैं वो अपने माना का इस्तेमाल मैजिक अटैक्स करने में करते हैं, जैसा कि एलिस की माँ ने किया था। अब माना को कंट्रोल सिर्फ माना कोर की मदद से ही किया जा सकता है। माना कोर में स्पेल कास्टर अपने माना को एक जगह पर फोकस करता है और उसमें माहिरता हासिल करने के बाद ही वो एक मेज बनता है। आर्थर सोचता है कि क्या उसके पास भी कोई ऐसी ताकत होगी। अपनी पिछली जिंदगी में वो की का यूज करता था, ये एक इंटरनल पावर होती है। आर्थर सोचता है कि क्या उसकी पिछली जिंदगी की नॉलेज उसकी इस जिंदगी में कुछ काम आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर प्रैक्टिस करने लगता है, पर इससे पहले कि वो अपनी ताकत के बारे में कुछ समझ पाता, उसकी माँ उसे उठाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्थर? क्या तुमने पॉटी कर ली है? आर्थर मन में कहता है, सॉरी टू से, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर दोस्तों असल में आर्थर पॉटी कर चुका था और उसे ये बात पता भी नहीं चली। जिसके बाद उसकी माँ उसे इस लाइब्रेरी में से ले जाती हैं और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। आर्थर की माँ आर्थर के बारे में ही लिख रही थी कि आर्थर बहुत ज्यादा प्यारा है और उसे नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा पसंद है, पर आज तक हमने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम आर्थर को उसके पिता के साथ देखते हैं। आर्थर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी एलिस आकर रे को गुस्से में घूरने लगती है। तुम मेरे प्यारे आर्थर को ये क्या सिखा रहे हो? हाँ, उसे अभी ढंग से चलना तक नहीं आता। और अपनी 2 साल की जिंदगी में आर्थर एक बात समझ चुका है कि इस दुनिया में औरतों की चलती है, क्योंकि उसकी माँ के आगे उसके पिता की जरा भी नहीं चलती। जिसके बाद आर्थर की माँ उसे लेकर टाउन में आती है। आर्थर आसपास की चीजों को देख इस दुनिया के बारे में और भी समझ रहा था। इस दुनिया में ऐसे कई सारे जादुई पत्थर होते हैं जो उसकी दुनिया में नहीं पाए जाते थे। साथ ही वो यहाँ पहली बार किसी शख्स को जादू करते हुए देखता है और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि आर्थर सो चुका है। जिसके बाद आर्थर हमें बताता है कि उसके माता पिता उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। पर दोस्तों पिछली जिंदगी में आर्थर एक अनाथ था और इस दुनिया में उसे माता पिता का जो प्यार मिल रहा है वो आर्थर के लिए बहुत सुकूनदायक है। जिसके बाद आर्थर की माँ हमें बताती है कि जब आर्थर चुपके से लाइब्रेरी में गया था बुक पढ़ने के लिए, तब ये देख उन्हें बहुत खुशी हुई थी। साथ ही जिस तरह वो बाजार में हर एक चीज को देख रहा था वो भी बहुत प्यारा था और शायद उसमें ये सारी चीजें उसके पिता से आई हैं और एक दिन शायद वो अपने पिता की तरह ही इस दुनिया के एक सफर पर निकल पड़ेगा। पर उसकी माँ चाहती है कि आर्थर एक सुकून भरी जिंदगी जिए। अगले सीन में आर्थर अपने पिता को मैजिक का यूज करते हुए देखता है और वो खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ आर्थर के पिता अपने मैजिक का यूज करके जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम पत्थर थे। जिसके बाद वो आर्थर से कहते हैं, तुम्हारे पिता बहुत औसम है ना? पर आर्थर मन में कहता है, इतने से पत्थरों को तो हम हाथ से ही उठा लेते। पर तभी उसकी माँ आकर कहती है, अभी तुमने अपने पिता का जलवा देखा ही कहाँ है, देखो जरा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे अपने माना को रिलीज करते हुए जमीन पर लात मारते हैं, जिससे जमीन हिल जाती है और ये देख आर्थर इम्प्रेस हो जाता है। और अब आर्थर भी कुछ ट्राई करना चाहता था, पर उसकी माँ कहती है कि चलो अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। तभी आर्थर लाइब्रेरी की ओर अपने हाथ बढ़ाता है। सो उसकी माँ कहती है कि अभी तुम्हारे सोने का वक्त है। सो अब आर्थर अपनी माँ की ओर बहुत प्यार से देखने लगता है और अब उसकी माँ को ना चाहते हुए भी आर्थर की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अब बुक पढ़ने लगता है और उसकी माँ के चाहते ही वो मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। कंसंट्रेशन के जरिए आर्थर अपनी बॉडी में मौजूद माना को एक जगह पर फोकस करने लगता है। दूसरी ओर आर्थर के पिता अपनी ताकत से एक पेड़ को ही तोड़ देते हैं। तभी आर्थर का वो माना पूरी तरह से एक जगह पर एकत्रित हो जाता है और फिर अगले ही पल में होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। हम देखते हैं कि आर्थर के पिता आर्थर की माँ को इस धमाके से बचा लेते हैं, पर इससे उनकी पीठ काफी जल जाती है। पर इसके बाद दोस्तों एलिस को आर्थर की चिंता होने लगती है क्योंकि जहाँ धमाका हुआ आर्थर उसी कमरे में था। ये दोनों तुरंत घर के अंदर आते हैं और अंदर आकर आर्थर के पिता जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं और तभी आर्थर की माँ आकर देखती है कि आर्थर सही सलामत हवा में उड़ रहा है। दोस्तों आर्थर ने कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार माना को कंट्रोल करना सीख लिया है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि टूटी हुई छत आर्थर के ऊपर गिरने लगती है। आर्थर भागने की कोशिश करता है
पर उसका ये छोटा सा शरीर उसका साथ नहीं देता और उसे लगता है कि अब वो यहाँ मरने वाला है। पर तभी उसे बचाने के लिए उसके माता पिता आ जाते हैं। रे उस टूटी हुई छत को अपने मैजिक से दूर फेंक देता है और आर्थर की माँ आर्थर को सही सलामत देख खुशी के मारे रोने लगती हैं। आर्थर के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर यहाँ आर्थर कहता है कि आखिर ये रो क्यों रहे हैं। इन दोनों ने तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है, इन्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरे अंदर यह अजीब सा एहसास क्या है? अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। और इसके बाद आर्थर भी रोने लगता है इस सवाल के साथ, कोई तो मुझे बताओ कि ये अजीब सा एहसास क्या है। और फिर आखिर में हमें एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें आर्थर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए लॉ के अनुसार उसे मौत की सजा मिलेगी। पर काउंसिल के लोग उस पर दया दिखाते हुए उसे उसके राज्य में भेजने का फैसला करते हैं। उसके राज्य के लोग ही उसका फैसला करेंगे। पर तभी वो आदमी यहाँ अपने बीबी बच्चे को देखता है और इसीलिए वो महाराज से कहता है, गुनाह मैंने किया है, इसीलिए प्लीज आप मेरे परिवार को छोड़ दीजिए और मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो सुन काउंसिल के लोग कहते हैं, तुमने महाराज के सामने बोलने की हिमाकत कैसे की? पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि किंग ग्रे ने इस आदमी की बीवी और छोटे से बच्चे को मार दिया। जो देख काउंसिल के लोग कहते हैं, महाराज ने इन्हें खुद अपने हाथों से मारा है, यानी कि उन्होंने खुद इन्हें मुक्ति दी है। वो हर एक प्रकार के दुख दर्द से आजाद हो चुके हैं। और ये देख वो आदमी रोते हुए कहता है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया महाराज। पर ग्रे यहाँ कुछ नहीं कहता। और अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ रे आर्थर को ट्रेनिंग करने के लिए ग्लव्स देता है। पर आर्थर बताता है कि उसे तलवार से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों आर्थर ये ग्लव्स पहनकर सिर्फ क्लोज रेंज अटैक ही कर पाएगा और इतना छोटा सा शरीर होने की वजह से वो आसानी से मारा जाएगा। इसीलिए आर्थर ने तलवार को चुना। जिसके बाद आर्थर अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि उसके पिता ने तलवार को माना के साथ इन्फ्यूज कर लिया है। जो देख आर्थर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने पिता की ओर जाकर उनके वेपन को काट देता है। पर आर्थर की काबिलियत देख रे बहुत हैरान हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर के माता पिता के बीच बहस हो रही है, क्योंकि आर्थर के पिता का कहना है कि आर्थर की ट्रेनिंग कोई टीचर ही करा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आर्थर ने अपनी तलवार को माना के साथ इन्फ्यूज करके इस लकड़ी को आसानी से काट दिया, जबकि आर्थर बस 4 साल का है। पर आर्थर की माँ ये नहीं चाहती, क्योंकि आर्थर को कोई टीचर तभी मिलेगा जब आर्थर किसी टाउन में जाकर पढ़ाई करेगा। ग्रे कहता है, पर तुम्हें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एलिस कहती है, मैं आर्थर के बिना नहीं रहना चाहती। और इसी वजह से इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। सो यहाँ आर्थर सजेस्ट करता है कि इन सभी को टाउन में चले जाना चाहिए। जो सुन ये दोनों हैरान होकर कहते हैं कि अरे आर्थर ने तो बिल्कुल सही कहा। और अब आर्थर ये देख खुश होता है कि उसके माता पिता अब फिर से प्यार से बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर का परिवार यहाँ से जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर आर्थर अपना इंट्रोडक्शन अपने पिता के कुछ साथियों को देता है जो उनके साथ हंटिंग करते हैं। इसके अलावा भी ये लोग एक साथ काफी वक्त गुजारते हैं। और साथ ही ये वो पार्टी है जिसमें आर्थर के माता पिता पहले काम कर चुके हैं, ट्विन हॉर्न्स। और इस पार्टी के लीडर का नाम है एडम क्रैश। तभी एंजेला रोज नाम की एक लड़की आर्थर को सीने से लगा लेती है। और इन महाशय का नाम है डर्डन वॉकर। और ये मोहतरमा है जैस्मीन फ्लेम्सवर्थ। और ये है हेलन शार्ड। जिसके बाद ये सभी अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं। और इनका ये सफर थोड़ा लंबा होने वाला है। पर दोस्तों आर्थर की पिछली दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस थी। घोड़ागाड़ी से जिस सफर में कई दिन लग जाते हैं, एडवांस मशीनों से वो सफर बस कुछ घंटों में हो जाता। जिसके बाद ये सभी आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। और हमें पता चलता है कि ये लोग जायरस नाम के शहर की ओर जा रहे हैं। और हर एक चीज सही से हो रही है सिवाय एक के। इनका सामना यहाँ होता है कुछ मॉन्स्टर्स से। यहाँ कुछ भेड़िए आकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर जैस्मीन एक ही हमले से उन सबको जख्मी कर देती है। जिसके बाद बाकी सब अपने अपने हमलों से उन भेड़ियों को खत्म कर देते हैं। और हमें जानने को मिलता है कि एडम, हेलन और जैस्मीन ऑगमेंटर्स हैं, वहीं एंजेला और डर्डन कंज्यूरर्स हैं। इन सब को लड़ता हुआ देख आर्थर फैसला करता है कि वो भी जल्द से जल्द बिल्कुल इन्हीं के जैसा बनेगा। फिर रात के वक्त ये लोग यहीं रुकते हैं। और इस वक्त ये लोग एक सफर पर हैं। इन्हें खाने के लिए ज्यादा तो नहीं मिलता,
पर आर्थर सोचता है कि कम से कम ये ताज़ा है। आर्थर की माँ बस थोड़ा सा खाना खाकर कहती हैं कि उनका पेट भर चुका है। तभी ग्रे नोटिस करता है कि वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है। सो दोस्तों, एलिस के रे को हील करने से पहले हम देखते हैं कि बाकी सब चारों ओर ये देखने लगते हैं कि कोई यहाँ पर इन्हें देख तो नहीं रहा, क्योंकि एलिस एक स्पेशल टाइप मेज है विद हीलिंग पावर्स, जिसे एमिटर कहा जाता है। और अगर किसी को एलिस की काबिलियत के बारे में पता चल गया तब वो खतरे में आ सकती है। एलिस और रे के गांव में रहने की एक वजह तो यही थी कि वहाँ उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब रे के हील होने के बाद एडम कहता है कि रे, क्या मैं आर्थर के साथ थोड़ी एक्सरसाइज कर सकता हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है और सभी लोग ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जो देख आर्थर सोचता है कि इन सबको याद तो है ना कि मैं बस 4 साल का हूँ। पर तभी एडम अपने भाले को माना के साथ रीइंफोर्स कर लेता है। जो देख आर्थर समझ जाता है कि इनकी लड़ाई मजाक नहीं होने वाली, इसीलिए वो भी अपनी तलवार को और साथ ही अपने पैरों को भी माना के साथ रीइंफोर्स कर लेता है और फिर तेजी से एडम की ओर बढ़कर अचानक ही उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। लेकिन उसका जरा सा पैर फिसल जाता है, इसीलिए वो सही मौके पर अपना हमला नहीं कर पाता। फिर ये दोनों एक दूसरे पर हमले करते हैं, पर एक दूसरे की ताकत से दोनों ही दूर फेंक जाते हैं। पर भैया आर्थर तो गिरने वाला था, सो एंजेला उसे अपने मैजिक से गिरने से रोक लेती है। जिसके बाद बाकी सब एडम पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो एक बच्चे के खिलाफ इतनी ताकत यूज कैसे कर सकता है। सो एडम कहता है कि आर्थर किसी छोटे मॉन्स्टर से कम नहीं है। और तभी अचानक आर्थर देखता है कि जैस्मीन उसे ही घूरे जा रही है। आर्थर देखकर ही समझ जाता है कि इस तरह से कोई आपको तभी घूरता है जब वो आपसे कुछ जानना चाहता हो। पर इसके बाद इनका ये सफर ऐसे ही जारी रहता है। एडम आर्थर को कुछ टेक्निक्स बताता है और हेलन उसे धनुष चलाना सिखाती है। आर्थर अपने पिता के साथ एक्सरसाइज भी करता है। जिसके बाद वो जैस्मीन को अपनी तेज रफ्तार भी दिखाता है। और जब वो रात में बुक रीडिंग करता है तब भी जैस्मीन उसे ही देखे जा रही थी और साथ ही जैस्मीन आर्थर को अपने हिस्से का खाना भी देती है। फिर अगले दिन जैस्मीन आर्थर को एक तोहफा देती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। ये तोहफा एक खंजर था। फिर जैस्मीन उसे बताने लगती है कि इसका इस्तेमाल अच्छे से कैसे करते हैं। ये तीनों देखती हैं कि जैस्मीन पहली बार किसी को कुछ सिखा रही है। जिसके बाद वक्त आता है इनके आगे बढ़ने का। पर तभी आर्थर देखता है कि उसकी माँ शायद से थोड़ा अजीब महसूस कर रही हैं, पर इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती। जिसके बाद ये सभी एक पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर अचानक ही बैंडिट्स इन पर हमला कर देते हैं, इसीलिए इन्हें रुकना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स थे। इन सबको चारों ओर से घेर लिया गया है। तभी बैंडिट्स का लीडर आदेश देता है कि औरतों और बच्चों को मत मारना, इन्हें हम अच्छे दाम पर बेच देंगे। जिसके बाद सभी बैंडिट्स एक साथ इनके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये सब भी बैंडिट्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। एडम और जैस्मीन तेजी से इन बैंडिट्स को खत्म कर रहे थे। बाकी सब भी एक दूसरे का अच्छे से साथ दे रहे थे। पर यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स थे और ये लोग इनसे लड़ते हुए अब थकने लगे हैं। आर्थर के पिता भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, इसीलिए आर्थर की माँ अपने पति को हील करने के लिए बाहर निकल आती हैं। पर रे कहता है ऐसा मत करना, अगर उन्हें तुम्हारी ताकत का पता चल गया तब दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आर्थर, अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागो। आर्थर कहता है मुझ में भी इनसे लड़ने की ताकत है। सो आर्थर के पिता कहते हैं उस ताकत का इस्तेमाल अपनी माँ की हिफाजत करने में करो, क्योंकि इस वक्त उसके पेट में एक बच्चा है। और अब आर्थर को समझ आता है कि आखिर क्यों उसकी माँ को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। और अब रे कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ मेरे छोटे हीरो। और अब आर्थर अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागने लगता है। और इससे पहले कि बैंडिट्स का लीडर उनके पीछे जाता, रे उस पर हमला बोल देता है। आर्थर और एलिस के सामने आने वाले सभी बैंडिट्स को बाकी सब खत्म कर दे जाते हैं। भागते हुए आर्थर हमसे कहता है दूसरों से इतना कुछ छीनने के बाद मैं भाग रहा हूँ ताकि मैं कुछ खो ना दूं, पर शायद यही कर्मा है। ये दोनों भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं, पर यहाँ कोई तो था जो इन पर नजर रखे हुए था। ये भी एक डाकू है जो कि एक कंज्यूरर है। ये अपने मैजिक से उन दोनों पर हमला कर देता है। आर्थर अपनी माँ को दूर कर वो हमला खुद पर ले लेता है, पर जैस्मीन के दिए हुए खंजर ने उस हमले से आर्थर को बचा लिया था। और फिर आर्थर उस खंजर को बैंडिट की ओर फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि इस खंजर में एक रस्सी बंधी हुई थी
पर दोस्तों अब आर्थर पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। डर्डन और एंजेला अपने मैजिक से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर उनका मैजिक उस तक नहीं पहुंचता। गिरते वक्त आर्थर के जहन में एक ख्याल आता है, कितना अजीब है कि अभी जो मैंने किया उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, पर फिर भी मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। और शायद अब मैं समझा कि वो आदमी मुझसे क्या मांग रहा था और क्यों पहले एपिसोड के आखिर में मेरे माता पिता रोए, क्योंकि हम अपने परिवार को बचाने के लिए अपना बलिदान देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। और जो आंसू हमारी आंखों से गिरते हैं वो इस दुख में गिरते हैं कि हम अपने दिल के करीबी लोगों को फिर कभी देख नहीं पाएंगे। ये सब जानते हुए आर्थर गिरता है और उसकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। वो कहता है, कितना अच्छा होता अगर मैं एक बड़ा भाई बन पाता। और यही सोचते हुए वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और अगले ही पल में उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर आता है और यहीं यह एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है और हम आर्थर के सामने उसी भयानक मॉन्स्टर को देखते हैं। उसे देख आर्थर बहुत ही घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो इस गुफा में क्या कर रहा है, पर इस मॉन्स्टर को देख वो उस पर हमला कर देता है। पर वो मॉन्स्टर अपने एक ही हाथ से आर्थर को गिरा देता है और फिर ये मॉन्स्टर कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पास ही में लगे एक पेड़ से फल तोड़ने लगती है आर्थर के खाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि आर्थर शायद से भूखा होगा। पर अचानक ही आर्थर को एहसास होता है कि उसके एक हाथ हड्डी टूट चुकी है, इसलिए वो दर्द के मारे चिल्ला पड़ता है। वो मॉन्स्टर कहती है, ज्यादा हिलो मत, तुम बहुत ऊंचाई से गिरे हो, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। पर अब आगे के सवालों के जवाब तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम ये खाना खाओगे। ये बात सुन आर्थर तेजी से इन फलों को खाने लगता है और फिर पूछता है, मेरे माता पिता ठीक तो है ना? ये बात सुन वो मॉन्स्टर बताती है कि वो इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकती, पर उसकी आंखें बहुत तेज हैं। जिसके बाद वो आर्थर को दिखाती है कि उसके परिवार ने सभी डाकुओं को हरा दिया और अपने सफर पर आगे निकल गए। और ये बात सुन कि उसका परिवार सही सलामत है, आर्थर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिसके बाद आर्थर को इस मॉन्स्टर का नाम पता चलता है, सिल्विया। आर्थर कहता है कि शुक्रिया सिल्विया। जिसके बाद ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। आर्थर की सभी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और अब वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता है, पर सिल्विया उसे अभी जाने नहीं दे रही, क्योंकि सिल्विया के अनुसार इस वक्त वो लोग एल्शियर फॉरेस्ट के आखिर में हैं और इस जंगल में बहुत सारे डाकू और जंगली जानवर हैं। पर दोस्तों हमें पता चलता है कि सिल्विया स्पेस पोर्टल्स क्रिएट कर सकती है, जिसके जरिए आर्थर आसानी से इस जगह से बाहर निकल सकता है। पर वो पोर्टल्स क्रिएट करने में काफी सारी प्रिपरेशंस लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर यहीं पर ट्रेनिंग करने लगता है। पर दोस्तों कई दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक सिल्विया ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि वो किस तरह की मॉन्स्टर है, जिसे बस देखने भर से ही आर्थर के पसीने छूट गए थे। सिल्विया की बॉडी पर एक जख्म का भी निशान है, लेकिन सिल्विया चाहे जैसी भी दिखती हो वो बहुत ही अच्छी है। अब ट्रेनिंग करने के बाद आर्थर एक पत्थर पर आकर खड़ा हो जाता है और वहीं बैठकर अपने माना की प्रैक्टिस करने लगता है। सिल्विया देखती है कि इतनी छोटी उम्र में आर्थर के पास एक माना कोर है, पर इसके बाद वो आर्थर को कुछ करके दिखाती है, जो देख आर्थर हैरानी के साथ कहता है, तुम तो एक ही टाइम पर माना और मैजिक का यूज कर पा रही हो, पर ऐसा कर पाना नामुमकिन है। जिस पर सिल्विया कहती है, इंसान माना और मैजिक के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। माना और मैजिक का एक साथ यूज कर पाना माना बीस्ट के लिए बहुत आसान होता है, पर क्या तुम भी ये सीखना चाहोगे? आर्थर कहता है, हाँ बिल्कुल। पर सिल्विया पूछती है, पर एक बात बताओ, तुम ये सीख कर करोगे क्या? क्योंकि इसे सीखने के बाद तुम दूसरों से ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, तुम उस ताकत का क्या करोगे? ये बात सुन आर्थर अब तक जो हुआ वो याद करते हुए गुस्से में कहता है, मैं उन सबको मौत की सजा दूंगा जिन्होंने मुझे उनसे अलग किया है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ। पर अगले ही पल में सिल्विया आर्थर में एक उंगली मारकर उसे गिरा देती है और कहती है, तुम टेस्ट में फेल हो गए, मैं तुम जैसे किसी को कुछ नहीं सिखाने वाली। पर आर्थर कहता है, मैंने गलत ही क्या कहा, हर कोई अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। और ऐसा ही करके तो आर्थर अपनी पिछली जिंदगी में सबसे ताकतवर राजा बना था। पर अगले ही पल में सिल्विया आर्थर की ओर अपनी उंगली करके कहती है, मेरी एक ही उंगली तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है, पर यही उंगलियां तुम्हें प्यार से छू रही हैं। गुस्सा और नफरत जब ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, उस वक्त तुम जो करते हो
तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, पर आखिर में सिर्फ नफरत और पछतावा बचता है। और मैं नहीं चाहती कि जो प्यारी सी जान मैंने बचाई है वो अपनी जिंदगी में पछताए। और आर्थर, अब मैं तुमसे फिर से वही सवाल पूछती हूँ, दूसरों से ज्यादा ताकत हासिल करने के बाद तुम उस ताकत का क्या करोगे? ये सुन आर्थर उससे प्यार करने वाले सभी लोगों को याद करके कहता है, मैं उन लोगों की हिफाजत करूंगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ। जो सुन सिल्विया कहती है, अब मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। पर दूसरी ओर हम सिल्विया जैसे ही एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कहता है, मैं जान चुका हूँ तुम कहाँ हो, अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी सिल्विया। और इसके बाद वो हवा में उड़ जाता है और यहाँ हम एक और बहुत बड़े मॉन्स्टर को मरा हुआ देखते हैं जिसे सिल्विया जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने मारा है। जिसके बाद हमें आर्थर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बिस्तर से उठता है और दरवाजा खोल कहीं जाने लगता है और फिर वो एक जगह पर आकर कुछ देखने लगता है। उसे देख वहाँ बैठा ये बुढ़ा कहता है, अरे महान राजा, सुबह सुबह मुझे आपका चेहरा देखने को मिला, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर फिर हमें पता चलता है कि ग्रे तो यहाँ सिर्फ नाम का राजा है, बाकी सभी पॉलिटिकल अथॉरिटीज पार्लियामेंट के हाथों में है और यहाँ एक राजा का काम तो सिर्फ युद्ध को शुरू करवाना है, यानी कि वो एक किलिंग मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसके बाद ये बुढ़ा ग्रे से पूछता है, वैसे आज इतनी सुबह सुबह आपका यहाँ आना कैसे हुआ? पर ग्रे वहां से ये कहकर जाने लगता है कि अब बहुत हो गया मार्लन। और अगले सीन में हम ग्रे के ताज को जमीन पर टुकड़ों में टूटा हुआ देखते हैं। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आर्थर माना और मैजिक का एक साथ यूज करना सीख रहा होता है और जब वो ऐसा करने लगेगा तब उसके मैजिक को यूज करने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। पर इसमें उसे काफी दिक्कत हो रही है। जिसके बाद फिर से हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े ऑर्क मॉन्स्टर से लड़ रहा था, पर एक ही बार में ग्रे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और इस वक्त ग्रे की बॉडी से जो पावर निकल रही है वो की है। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आर्थर माना और मैजिक को एक साथ इकट्ठा करना सीख चुका होता है और अब उसकी बॉडी ग्लो करने लगी है। जिसके बाद आर्थर एक लकड़ी को माना प्लस मैजिक के साथ इन्फ्यूज कर देता है, जो देख सिल्विया कहती है, बहुत अच्छे। पर अगले ही पल में वो आर्थर में मारकर उसे पत्थरों के पीछे फेंक देती है। पर आर्थर को कुछ नहीं होता क्योंकि सिल्विया ने उसकी बॉडी पर एक बैरियर लगा दिया है। और दोस्तों, सिल्विया ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर वही दूसरा उसी के जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ चुका है और यहाँ ये सिल्विया के खून की गंध सूंघते हुए आया है जो जख्म से निकल रहा है जो इसी मॉन्स्टर ने दिया था। अब वो मॉन्स्टर कहता है, अब तुम्हें मेरी बात मानकर मेरे साथ चलना चाहिए। पर सिल्विया साफ इनकार कर देती है, इसीलिए ये मॉन्स्टर सिल्विया के ऊपर हमला कर देता है। सिल्विया उस हमले को रोक तो लेती है पर कमजोर होने की वजह से वहीं गिर पड़ती है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि सिल्विया की बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। आर्थर ये सब देख रहा था और अगले ही पल में हम देखते हैं कि सिल्विया की बॉडी पूरी तरह से बदल चुकी है, जो देख वो मॉन्स्टर भी हैरान हो चुका था। और अगले ही पल में सिल्विया उस मॉन्स्टर की ओर हमला कर देती है। इस हमले को रोकते हुए वो मॉन्स्टर कहता है, तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो? सिल्विया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। और दोस्तों, सिल्विया का ये अटैक उस मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़कर उसे जख्मी कर देता है, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर वो मॉन्स्टर सिल्विया के ऊपर बहुत सारे डार्क अटैक करता है। इन हमलों से ये गुफा भी टूटने लगती है और इसीलिए सिल्विया को आर्थर की चिंता होती है। पर उसका ध्यान भटकने की वजह से वो मॉन्स्टर सिल्विया की ओर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। पर सिल्विया यहाँ वक्त को ही थाम देती है। सब कुछ रुक चुका है सिर्फ सिल्विया और आर्थर को छोड़। जिसके बाद आर्थर सिल्विया के पास आता है। सिल्विया पूछती है, क्या मैं मेरे नाम की तरह दिख रही हूँ? आर्थर कहता है, हाँ वैसे तुम एक ड्रैगन हो। सिल्विया कहती है, हाँ इंसान हमें यही बुलाते हैं। जिसके बाद वो एक पोर्टल क्रिएट कर देती है, लेकिन ये पोर्टल ज्यादा दूर तक का नहीं है। आर्थर इससे थोड़ा दूर ही जा पाएगा। पर तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे एक बार फिर ये सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए करोगे? आर्थर कहता है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उनकी हिफाजत करने के लिए करेगा जिनसे वो प्यार करता है। ये सुन सिल्विया अब आर्थर को अलविदा कहते हुए उसे कुछ तोहफे देती है, एक अंडा और एक पंख। और इसके बाद वो आर्थर को किस करती है, जिससे आर्थर के हाथों पर अजीब से निशान आ जाते हैं। वो पूछता है कि ये क्या है, पर सिल्विया कहती है, वक्त आने पर तुम जान जाओगे। और अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। मैं चाहती तो तुम्हें उसी दिन यहाँ से वापस भेज सकती थी,
जिस दिन तुम होश में आए, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी। ये सुन आर्थर भी रोते हुए कहता है, तुमने मुझे वो ताकत दी जिससे मैं उनकी हिफाजत कर सकूं जो मेरे दिल के करीब हैं, पर इससे मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। जिस पर सिल्विया कहती है, मेरे हालात बहुत अलग हैं आर्थर। दोस्तों, आर्थर ने सिल्विया के साथ जो वक्त गुजारा, इतने ही वक्त में आर्थर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ड्रैगन हो या मॉन्स्टर हो या कुछ भी हो, मेरे लिए तुम मेरा परिवार हो सिल्विया। तुमने मेरा ख्याल बिल्कुल किसी दादी अम्मा की तरह रखा। यही सुन सिल्विया कहती है, क्या तुम मुझे एक बार वही कहकर बुला सकते हो? आर्थर कहता है, दादी अम्मा। ये सुन सिल्विया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो आर्थर को आगे बढ़ने को कहती है। आर्थर भी सिल्विया द्वारा दिए गए तोहफे लेकर आगे बढ़ जाता है, पर जाने से पहले वो सिल्विया से उसके साथ चलने को कहता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्थर के वहां से जाते ही सिल्विया फिर से टाइम को शुरू कर देती है और उस मॉन्स्टर का हमला सीधा सिल्विया में आकर लगता है। वो वहीं गिर पड़ती है। वो मॉन्स्टर कहता है, तो आखिरकार तुमने हार मान ही ली। और अगले ही पल में सिल्विया उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शायद वो मॉन्स्टर यहाँ खत्म हो जाता है। तभी पोर्टल से गुजरते हुए आर्थर को सिल्विया की आवाज कहती है, तुम ठीक तो हो ना आर्थर? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर बहुत ज्यादा दुखी हूँ। सिल्विया की आवाज कहती है, ये दुनिया दुख और दर्द से भरी हुई है, इसलिए तुम्हें उस दुख को खुशी में बदलना चाहिए। और भले ही तुम ऐसा अभी ना कर पाओ, पर धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते हुए तुम एक दिन ये कर पाओगे। आखिर तुम दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राजा थे। सिल्विया आर्थर की पुरानी जिंदगी के बारे में जानती थी। वो कहती है, गुस्से और नफरत को खुद पर हावी कभी मत होने देना और ये जिंदगी खुशियों की तलाश करते हुए जीना। किंग ग्रे। फिर अगले सीन में हम आर्थर को जंगल के बीचों बीच बड़ा हुआ देखते हैं और यहाँ वो रोते हुए कहता है, मैं वो करूंगा जो तुमने मुझसे कहा है सिल्विया। और अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था, पर तभी अचानक आर्थर को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आर्थर अपनी एबिलिटी का यूज करके उसी आवाज की ओर जाने लगता है। आर्थर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ उस जगह पहुंचता है और यहाँ वो देखता है कि कुछ डाकू एक लड़की को किडनैप किए हुए हैं और ये एक एल्फ है और एल्फ बहुत अच्छे दामों पर बिकते हैं। आर्थर भी समझ चुका था कि ये डाकू इस लड़की को एक गुलाम बनाकर बेच देंगे। तभी वो याद करता है कि किस तरह उसके ऊपर भी हमला हुआ था और डाकुओं के लीडर ने बच्चे और औरतों को मारने से मना किया था। और यही याद करके अब उसे गुस्सा आने लगता है, पर तभी उसे सिल्विया की बात भी याद आती है और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो सब्र से काम लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डाकू शहर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और इसी तरह शाम हो जाती है और इसीलिए वो लोग एक जगह पर रात गुजारने के लिए रुकते हैं। आर्थर भी उनके पीछे आ चुका था। आर्थर सोच रहा था कि इन लोगों की मदद से वो किसी टाउन तक पहुंच जाएगा, उसके बाद उस बच्ची को बचाएगा। पर इन डाकुओं की नीयत अच्छी नहीं थी। ये उस लड़की के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सही वक्त के इंतजार में अब आर्थर अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है। आर्थर को यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि आखिर ये फॉरेस्ट हॉन्ट्स इंसानों का कहना क्यों मान रहे हैं। वो नोटिस करता है कि इन पर मैजिक कॉलर्स लगे हैं। आर्थर इनकी ओर पत्थर फेंक कर इनको परेशान कर देता है। इनके चिल्लाने की आवाज सुन एक डाकू इनमें जोर से लात मारता है कि चुप हो जाओ। पर इसी मौके का फायदा उठाकर आर्थर इसके पीछे आकर इसे खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उस डाकू का खंजर ले लेता है। थोड़ी देर बाद अपने साथी को देखने के लिए एक और डाकू आता है, पर आर्थर उसे भी खत्म कर देता है। पर तभी वो तीसरा डाकू उस ओर आता है। आर्थर तुरंत इस पर हमला करके इसे जख्मी कर देता है, पर ये मरा नहीं था। ये चिल्लाकर अपने चौथे साथी को बता देता है कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक बच्चा है। पर आर्थर को देख ये चौथा डाकू कहता है, तुम भी काफी अच्छी कीमत पर बेचे जा सकते हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये भी एक मैजिक यूजर है और ये तुरंत ही आर्थर पर हमला कर देता है। पर उसके हमले से बच आर्थर उस पर हमला करने आता है, पर वो डाकू बच जाता है। सो अब आर्थर अपने रस्सी वाले चाकू से उस पर हमला करता है, पर वो डाकू उस चाकू को ही पकड़ लेता है और अगले ही पल में आर्थर के करीब आकर उसमें एक जोरदार लात मारता है। जिसके बाद वो आर्थर को पकड़ कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे बच्चे। पर तभी आर्थर उसके पैर में आग लगा देता है और इस बात से गुस्सा होकर वो डाकू कहता है, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर अगले ही पल में आर्थर उसकी ओर चाकू फेंक उसे खत्म कर देता है और अब सिर्फ
ये एक डाकू बचा है जिसका आर्थर ने पैर घायल किया था। ये डाकू आर्थर से रहम की भीख मांगता है, पर आर्थर कहता है तुमने उस बच्ची पर तो रहम नहीं दिखाया। जिसके बाद वो उस डाकू को खत्म कर इस बच्ची के पास आता है, पर पल भर के लिए आर्थर को इस बच्ची के अंदर कोई और ही दिखाई देता है। पर इसके बाद आर्थर उससे कहता है अब तुम सेफ हो और अपने घर जा सकती हो। पर तभी वो बच्ची देखती है कि आर्थर को हाथ पर कुछ चोट आ गई है, जो देख वो घबरा जाती है। पर आर्थर को याद आता है कि आज वो पहली बार अपने उम्र के किसी बच्चे से मिला है। जिसके बाद आर्थर उन डाकुओं की बॉडीज पर कपड़े डाल देता है ताकि इस बच्ची को वो सब ना देखना पड़े। पर ये बच्ची पूछती है कि उन बुरे डाकुओं के साथ क्या हुआ। आर्थर कहता है कि उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद आर्थर इन डाकुओं से कुछ सामान लेकर यहाँ से जाने लगता है, पर वो लड़की आर्थर का हाथ पकड़ लेती है। आर्थर समझ जाता है कि ये उसे रोक रही है। आर्थर कहता है कि अब वो बुरे लोग तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे और मुझे भी अपने घर जाना है। पर आर्थर इसके मन की बात भी समझ रहा था। तुम एक प्यारी सी लड़की को ऐसे जंगल में छोड़कर कैसे जा सकते हो। सो अब आर्थर उस बच्ची से पूछता है कि वो कहाँ से आई है। आर्थर को पता चलता है कि उस बच्ची का घर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इस बच्ची को नहीं पता कि ये अपने घर से कितने दूर है। और पता भी कैसे हो, उन डाकुओं ने उसे अगवा कर लिया। फिर वो बेचारी क्या ही सोचती। पर आर्थर का पिछली जिंदगी में उसका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, इसीलिए वो इस बच्ची को इसके घर तक छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। पर तभी ये लड़की कहती है कि उन्हें इन फॉरेस्ट हॉर्न्स को आजाद कर देना चाहिए। और फिर वो लड़की इस बात की चिंता किए बिना कि ये फॉरेस्ट हॉर्न्स उस पर हमला कर सकते हैं, वो उन्हें आजाद करने लगती है। जिसके बाद वो फॉरेस्ट हॉर्न्स यहाँ से चले जाते हैं। आर्थर भी ये बात समझ चुका था कि ये लड़की दिल की बहुत अच्छी है। अब इसके बाद अगले दिन आर्थर इस बच्ची को छोड़ने के लिए इसके घर की ओर निकल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए वो इससे इसका नाम पूछता है। ये अपना नाम टेसिया बताती है। आर्थर भी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि उसे खाना खा लेना चाहिए क्योंकि आगे सफर में उन्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये बात कहते हुए उसे सिल्फिया की याद आ जाती है। उसने भी आर्थर से यही कहा था। पर जब टेसिया इस खाने को खाती है उसे इसका स्वाद जरा भी अच्छा नहीं लगता। पर दोस्तों, आर्थर की पिछली जिंदगी में उसके लिए खाने का स्वाद कभी मायने नहीं रखा। उसे बस खाने से ताकत मिले यही काफी था। पर तभी टेसिया पूछती है आर्थर तुम फॉरेस्ट ऑफ एल्शियर में क्या कर रहे हो। आर्थर बताता है कि वो अपने परिवार से अलग हो गया था। वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है। वो बताती है एलेनोर। टेसिया के माता पिता हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, इसीलिए अपना ज्यादातर वक्त टेसिया अपने दादा और केयरटेकर्स के साथ बिताती है। ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है और अभी तक आर्थर टेसिया के गांव तक नहीं पहुंचा। जिसके बाद आर्थर देखता है कि टेसिया के आसपास कुछ चमकीली चीजें उड़ रही हैं। टेसिया बताती है कि अपने गांव में इनका इस्तेमाल लोग रास्ते पता करने में करते हैं। जिसके बाद टेसिया इस चमकीले जुगनू को आर्थर के कान पर लगा देती है, पर थोड़ी ही देर में वो जुगनू उड़ जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए टेसिया बताती है कि उसकी बॉडी में माना अवेकन होने के बाद वो अपने मास्टर के यहाँ जाकर ट्रेनिंग करेगी। आर्थर पूछता है मास्टर क्यों, तुम्हारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। टेसिया पूछती है कि स्कूल क्या होता है। पर तभी आर्थर नोटिस करता है कि इनके पीछे एक फॉरेस्ट हॉर्न होता है। रात के वक्त कैंप लगाकर आर्थर यही सोचता है कि ये तो उन्हीं फॉरेस्ट हॉर्न्स में से एक है जो डाकुओं के पास थे। मुझे इसे मार देना चाहिए था। जिसके बाद वो टेसिया को टेंट के अंदर जाकर आराम करने को कहता है और खुद बाहर खड़ा होकर सिल्विया के द्वारा दिए गए तोहफे को देखते हुए सोचता है कि आखिर ये है क्या। पर तभी टेसिया कहती है तुम भी टेंट में आकर सो जाओ। वैसे तो मेरे दद्दू ने मुझे लड़कों के साथ सोने से मना किया है, पर मैं ये बात एक सीक्रेट रखूंगी। सो आर्थर कहता है कि उसे नहीं सोना, वो ठीक है। सो सिल्विया कहती है कि अगर वो इस तरह बाहर रहा तो जंगली जानवर उस पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें भी टेंट के अंदर आ जाना चाहिए। आर्थर समझ जाता है कि टेसिया को डर लग रहा है, इसीलिए वो भी टेंट के अंदर आ जाता है। और टेसिया कहती है देखो मुझे डर नहीं लग रहा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे बताए बिना यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। आर्थर कहता है ठीक है। पर इसके बाद टेसिया कहती है वैसे मैंने सुना है कि जो इंसानी मर्द होते हैं वो बहुत ठरकी होते हैं और उनकी कई बीवियां होती हैं। सो आर्थर कहता है कि सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स की ही मल्टीपल वाइफ्स होती हैं। बाकी दोस्तों, टेसिया को तो ठरकी का मतलब भी नहीं पता, वो तो इसके दद्दू इसे ऐसी बातें बताते रहते हैं। जिसके बाद वो सो जाती है। वहीं आर्थर को टेसिया बिल्कुल किसी छोटी बहन की तरह लगती है। जिसके बाद अगले दिन ये लोग देर तक सोते हैं और फिर अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, अब टेसिया आर्थर के पास बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है
आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टेसिया को एक नदी पार करने में दिक्कत हो रही थी। वहीं आर्थर जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचना चाहता है, इसीलिए वो टेसिया को उठाकर नदी पार करवाता है। लेकिन फिर अचानक ही आर्थर के मानाकोर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसीलिए आर्थर का इलाज करने के लिए टेसिया कुछ औषधियां ढूंढने के लिए चली जाती है। आर्थर एक पेड़ से टिककर वहीं बैठ जाता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और ऐसी हालत में वो किसी मॉन्स्टर का सामना भी नहीं कर पाएगा। पर तभी वहाँ पर ये फॉरेस्ट हॉन्ड आ जाता है। तभी वहाँ टेसिया भी आ जाती है। आर्थर उसे वहाँ से दूर होने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फॉरेस्ट हॉन्ड इन पर हमला करने वाला है। पर ये फॉरेस्ट हॉन्ड अपने शिकार को यहीं रखकर चला जाता है। टेसिया बताती है कि शायद से ये हमारी मदद कर रहा है क्योंकि हमने इसकी मदद की। जिसके बाद रात के वक्त ये लोग मजेदार जंगली सुअर खाते हैं। इसका टेस्ट इन दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद टेसिया बताती है कि उसे कोई औषधियां तो नहीं मिली, पर कुछ मशरूम्स मिले। वो मशरूम्स जो एलेनोर की औरतें हमेशा खाती रहती हैं। पर दोस्तों, इन्हें खाकर आर्थर का तो पेट खराब हो जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को टेंट में देखते हैं। टेसिया बताती है कि सोते वक्त हमेशा उसके दद्दू उसे कहानियां सुनाते, जिससे टेसिया को इंसानों से मिलने की तलब होती। पर उसके दद्दू ने कहा है कि वहाँ बहुत बुरे लोग होते हैं और इसीलिए एलेनोर के लोग दूसरे राज्यों के लोगों पर भरोसा नहीं करते। पर दोस्तों, बहुत ज्यादा थकान की वजह से आर्थर तो यहाँ सो जाता है। सो टेसिया अब उसे कंबल उड़ा देती है। जिसके बाद अगले दिन ये दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। पर आर्थर को अभी भी सीने में काफी दर्द हो रहा था, पर वो टेसिया को इस बारे में नहीं बताता। पर तभी टेसिया आर्थर से कहती है, हम काफी दिनों से एक साथ हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें निकनेम से बुलाना चाहिए क्योंकि हम दोस्त बन चुके हैं। सो आर्थर कहता है कि राजकुमारी, मैं तो एक छोटे से गांव का एक छोटा सा लड़का हूँ। मैं इस सम्मान के लायक नहीं कि आप मुझे अपना दोस्त कहें। टेसिया कहती है कि क्या तुम ये बुड्ढों की तरह जोक मार रहे हो? हाँ। आर्थर कहता है, अब मुझे तो बड़ा बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो मेरे बिना सूसू करने भी नहीं जा सकती। जो सुन टेसिया कहती है, सच में तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। पर दोस्त, ये शब्द सुन आर्थर को कुछ खौफनाक यादें आती हैं। पर तभी टेसिया कहती है, देखो हमारे सामने कुछ है। आर्थर कहता है, अरे हाँ, बड़े बड़े पेड़ हैं। पर दोस्तों, आर्थर भी देखता है कि इनके सामने एक बहुत ही अजीब सा रास्ता है। टेसिया बताती है कि इसी के जरिए वो अपने घर पहुंच सकती है। आर्थर को उस जगह से बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है। पर तभी टेसिया कहती है, चलो मेरे साथ आओ आर्थर। जिसके बाद अगले सीन में हमें एल्फ्स का राज्य एलेनोर दिखाया जाता है, जहां ये दोनों आ चुके थे। पर तभी यहाँ कई सारे सैनिक आकर आर्थर को पकड़ लेते हैं। आर्थर कहता है, टेसिया, शायद से इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पर वो देखता है कि टेसिया उसकी ओर अलग ही तरह से घूर रही है। तो क्या टेसिया ने यहाँ आर्थर को धोखा दिया? आखिर ये हुआ क्या? इस सवाल का जवाब अगले पार्ट में मिलेगा। कमेंट में जरूर बताना कि इसका अगला पार्ट देखने के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी और भी काफी सारे वीडियोस आना बाकी है। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।